नाउ वेरी इंस्टीट्यूट, माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड हो गया, गुड। इट इज नॉट फॉर एंड्रॉइड, इट इज ओनली फॉर iOS। एंड्रॉइड वालों को तो सीधे ही ऐप डाउनलोड हो गया, क्या है। चलिए, अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल्स की आज, और बहुत सारी नई नई बातें ऑडिट के बारे में सीखने को मिलेंगी। अब तक हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, और कल तक हमने मिस स्टेटमेंट के बारे में बात कर ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर ली। मतलब देखा जाए तो हमने ऑडिट की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट पढ़ ली, जिसको फाइनली हम लिख सकते थे कि इट इज अ सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट। एक बार और लिख लोगे तो कुछ अपना पेन या कॉपी ऐसी घिस नहीं जाएगी, है ना बेटा। हाँ, एक बार और लिख लेंगे ना तो ऐसे कुछ हो नहीं जाएगा। अच्छा, एक बार और राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे कोई कॉपी नहीं घिस जाएगी। सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेटा, इंफॉर्मेशन। सर उस टेबल में लिखे हैं क्या? टेबल में नहीं लिखना है, वो टेबल अलग है वर्ड्स की, एक बार लिख लिया उस टेबल में। और ये धनश्री बेटा, वेटिंग रूम की स्पेलिंग सही लिख बेटा। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेटा, इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, जितनी चीजें लिख सकते हो लिख दो। ऑफ एन एंटिटी, whether for making profit or not, and irrespective of its size and nature of business। सर ये लैंग्वेज तो हर बार चेंज हो रही है, होने देना। इतनी लिबर्टी तेरे को लेनी है ऑडिट में, नहीं तो रट रट के मर जाएगा। विथ अ व्यू, form and express opinion whether financial statement are free from material misstatement। देख भाई, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो अपनी जगह हैं, और जो सपोर्टिव वर्ड्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। इतनी लिबर्टी ऑडिट में आपके पास। सपोर्टिव वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, इतनी लिबर्टी आपके पास हमेशा रहेगी। यू हैव दिस लिबर्टी ऑलवेज विथ यू। सो बेसिकली इस डेफिनेशन को हमने अभी लास्ट 2 दिन में पढ़ा है। देखा जाए तो ये डेफिनेशन के लिए ही सब पढ़ा है, लास्ट 2 डेज जो भी पढ़ा है। चलिए, अब जरा आगे बढ़ते हैं आज। और अभी आप लिखना मत, अभी सिर्फ अपन समझ रहे हैं। देखो, अब अपन थोड़ी देर के लिए दीपक मूलचंदानी सर की स्टाइल में पढ़ेंगे, थोड़ी जगह घूम फिर कर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सेंसिटाइजेशन जिसको कहते हैं वो देखना है। अब आपको कहीं कुछ नहीं लिखना है, ये तो डे 3 आपने लिख के रख लिया, एक रिवीजन हो गया कि 2 दिन में क्या पढ़ा ना। अब आगे बात यह है कि हम लोग सब कहीं ना कहीं रोज कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, उस एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वो बोलता है
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 टाइम ओटीपी आया है। अच्छा, वो बैंक वाला भी जब विंडो खोलता है तो बोलता है 1 टाइम ओटीपी मोबाइल पे चाहिए कि मेल पे चाहिए? तो भाई अपन बोल देते 1 टाइम ओटीपी हमको मोबाइल पे दे दे, और फिर हम उस पे मोबाइल पे 1 टाइम ओटीपी आता है और उस 1 टाइम ओटीपी को हम डालते हैं और फिर जा करके वो पेमेंट होता है। डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता। आपका मोबाइल ऐप जब खुलता है तो मोबाइल के अंदर अगर मोबाइल बैंकिंग ऐप खुला है तो मोबाइल बैंकिंग ऐप खुलने से पहले आपसे कोड मांगता है या फिंगरप्रिंट मांगता है? ऐसा कभी नहीं होता कि मोबाइल के अंदर आपका जो बैंकिंग ऐप है वो सीधा खुल गया और आपने कहा पे कर दो तो उसने पे कर दिया। पेटीएम अलग चीज है। आई एम टॉकिंग अबाउट एम पेमेंट, मोबाइल पेमेंट जो आप कर रहे हो, आईएमपीएस जिसको बोलते हो। आईएमपीएस करने के लिए अब मेरे को अगर कोई नया बंदा जोड़ना है ना, तो नए बंदे को पेमेंट करने के लिए पहले मेरे को उसको बेनिफिशियरी की तरह ऐड करना पड़ता है। और वो बेनिफिशियरी भी कुछ कुछ बैंक में तो इमीडिएट एंटर होता है, कुछ कुछ बैंक में आधे घंटे में एंटर होता है। और वो जो बेनिफिशियरी एंटर होता है उसका भी एसएमएस आता है, हैव यू ट्राइड टू एंटर द बेनिफिशियरी, इफ देस देन ओटीपी दे दो। तो फिर वो बेनिफिशियरी ऐड करके भी ओटीपी से बेनिफिशियरी ऐड होता है। क्यों कर रहे हो बे साले ये सब के सब? अरे भैया इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारा मोबाइल किसी के हाथ पे चढ़ गया और उसने कैसे भी करके तुम्हारा मोबाइल के अंदर बैंक का पेमेंट ऐप खोलने की कोशिश की। तो पहली बात तो उसके पास तुम्हारा फिंगरप्रिंट नहीं है, दूसरा उसके पास तुम्हारा कोड वोड नहीं है, तो वो कर नहीं पाएगा। बोले नहीं नहीं यार, ऐसा करते कि भाई किसी ने बंदूक की नोक पे खुलवा लिया किसी से मोबाइल, आप भाई उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो जेब में पैसे रखे हो तो भी बंदूक की नोक पे लूट लेगा। बट कोई फोर्जरी ना करे, खाली आपका बैंक अकाउंट जो है वो अगर एक लेयर क्रॉस करके वो अगर आपके मोबाइल पे भी पहुंच जाए तो मोबाइल के अंदर भी उसको बेनिफिशियरी क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका पेमेंट हो पाएगा, अदरवाइज उसका पेमेंट ही नहीं हो पाएगा। और बेनिफिशियरी क्रिएट करने के लिए फिर वो एक बार आपसे क्या मांगेगा, ओटीपी। और जरूरी नहीं है कि बेनिफिशियरी इमीडिएटली हो जाए, बेनिफिशियरी होगा भी तो 24 घंटे में होता है किसी बैंक में, किसी में 12 घंटे में होता है, किसी में 8 घंटे में होता है, कोई में 15 मिनट में होता है। तो इतने में कम से कम अपराध तो रुकेंगे। ये आप बता क्या रहे हो हमको? ऑडिट ही पढ़ा रहे हो? मैं तो जोक भी भेजता हूँ वो सब ऑडिट के होते हैं, तो ये तो बात ही अलग है। ऑडिट ही पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन पेमेंट करते समय ये जो ओटीपी फोटीपी का लफड़ा है, ये सिर्फ एक चीज को रोकने के लिए आया है कि ना तो कोई फ्रॉड हो और ना ही कोई एरर। आपको मालूम है जब आप बेनिफिशियरी को जोड़ने जाते हो किसी को, तो एक बार अकाउंट नंबर मांगता साला, दूसरी बार फिर अकाउंट नंबर वही का वही बोलता है। क्यों करते हैं ये? 2 बार अकाउंट नंबर क्यों लेते हैं? ताकि वो जो 10 डिजिट का अकाउंट नंबर है वो टाइप करने में आपकी गलती ना हो गई हो, इसलिए वो 2 बार करवाते हैं। 2 बार टाइप, एक बार मैं मोबाइल नंबर टाइप, मैं एक बार वो टाइप करता हूँ फिर दूसरी बार टाइप करता हूँ। अच्छा, और फील्ड ऐसी कि आप चाहो कि यार मोबाइल नंबर कहीं से कॉपी करके उस फील्ड में पेस्ट कर दो, तो कॉपी पेस्ट भी नहीं होता। आपको उसको डालना ही पड़ेगा, जिसको पेमेंट कर रहे हो उसका अकाउंट नंबर डालना ही पड़ेगा। अब वो पूरा अकाउंट नंबर एक बार डालो, फिर दूसरी बार बोलता दूसरी बार फिर डालो, अच्छा फिर दूसरी बार डालो, उसके बाद वो उसकी बैंक की डिटेल लेगा, उसका आईएफएससी कोड लेगा। अब देखो बैंक ने आईएफएससी कोड क्यों डाल दिया यार? ये बैंक को आईएफएससी कोड डालने की क्या जरूरत है भाई साहब? नाम प्रूव होगा, उसका मैच होगा ब्रांच का कंफर्मेशन की कौन सी ब्रांच में इसका अकाउंट है, अकाउंट नंबर और ब्रांच कोड दोनों मैच होंगे तब जाके पता चलेगा ना उस बंदे का वहां पे अकाउंट है। इसलिए ब्रांच कोड डला हुआ है, वहां पे आईएफएससी कोड डला हुआ है। तो ये सब है क्या? ये फ्रॉड और एरर को रोकने के लिए किए जा रहे प्रपंच सारी, जस्ट टू
कि कोई फ्रॉड नहीं हो, कोई एरर नहीं। अभी आपके पास वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। जब आप वैक्सीनेशन करवाने जाते हो तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड क्यों नहीं, हमें नहीं देना, आधार आपको देना पड़ेगा। आधार कार्ड, आधार कार्ड में आपका रिकॉर्ड होगा कि आपका वैक्सीनेशन हो गया है। उसमें भी मोबाइल नंबर का रेफरेंस देना पड़ेगा। उस मोबाइल नंबर के अंदर ही सारी चीजें सेव्ड होंगी। सर्टिफिकेट भी आपको उसी मोबाइल नंबर से मिलेगा, ताकि कोई फर्जी सर्टिफिकेट नहीं ले सके। मान लो किसी ने वैक्सीन नहीं लगाया और वो चाहता है कि उसे सर्टिफिकेट मिल जाए, कैसे मिलेगा? जब तक वैक्सीनेशन सेंटर के कंप्यूटर से उसके आधार और उसके मोबाइल को लिंक करके इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, तब तक उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनने वाला नहीं। सुशील सर, ये आप बता क्या रहे हो? सुनते जाओ अभी तो। सुपर बाजार में जाते हो किसी में फिजिकली, अपन बिग बाजार में जाते हैं या मेगा मोर स्टोर पे जाते हैं, रिलायंस फ्रेश पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। जब आप इन इन स्टोर्स में जाते हो, इन स्टोर्स में जाने के बाद बड़ा अलग एक्सपीरियंस रहता है। राजा सरी की शॉपिंग करो, ये भी रख लो, वो भी रख लो, वो भी रख लो, वो भी रख लो, सब रख लो। किराने की दुकान पे शॉपिंग करने जाते थे तो भाई कसम से 60% का बिल बनता था। और इन सुपरमार्केट में जाओ तो वो 100 रुपए का बिल बनेगा, जो आप किराने वाले के जाते थे तो 60 रुपए। किराने वाले का क्या, जाके अपन एक लिस्ट दे देते थे, या फिर किराने वाले के यहाँ जाके अपन वहीं से देख देख के बता देते थे कि ये दे दो, वो बेचारा दे देता था, बिल बन जाता था, काम खत्म हो गया। अब यहाँ जाते हैं तो साला 50 चीजें सामने रहती है, ये भी उठा लो, वो भी उठा लो, वो भी उठा लो, अब वो खत्म होने वाला, वो भी उठा लो। अब भर लिया, राजा सरी की खरीदी हुई यार। अब भिखारी सरी के लाइन में लग जाओ, कैशियर की खरीदी राजा सरी की करोगे, भिखारी सरी के लाइन में लगोगे, पेमेंट की लाइन में। दिमाग खराब हो जाता है, मतलब पागल समझ रखा है सालों ने। इतनी लंबी लाइन में लगेंगे कि अरे यार 2 सामान लिए यार, फटाफट कर देना यार। सामने वाला बोलता है बहन जी लाइन में आओ, लगो भैया लाइन में लगो, लगे रहो लाइन में। अब लाइन में लगे लगे हमारे लक्ष्य जैन जैसे कुछ बच्चे होते हैं, ध्रुव गर्ग जैसे कुछ बच्चे होते हैं, इनका दिमाग जैसे कंप्यूटर से भी तेज चलता है। इनको लगता है कि सुजल जैन जैसे लड़के होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये जो दुनिया है ना, ये बिल्कुल बेवकूफ। अच्छा, ये अजीब नहीं है? जब मैं इनकी उम्र में था तो मेरे को भी यही लगता था, हालांकि आज भी यही लगता है, दुनिया तो बेवकूफ है, मैं ही हूँ जो भी हूँ। तो ये जो फीलिंग रहती कि मेरे हिसाब से चलो यार, मेरे हिसाब से चलो, तो वो जो मेरे हिसाब से चलो में इनका दिमाग चलता फिर भयंकर वाला। क्या था, बेवकूफी है ये? है 4 कैश काउंटर लगा रखे हैं, अंदर 50 लोगों का स्टाफ लग रखा है। साले बेवकूफ कौन है स्टोर का मालिक? अकल नहीं दो कौड़ी की इसमें। पड़ोसी ने पूछा क्यों भाई साहब, क्यों चिढ़ रहे हो? अरे क्या बेवकूफ है साले, 50 लोगों का स्टाफ अंदर भर रखा है, 4 कैशियर लगा रखे हैं। यार जहां जहां पे अब ये जैसे फूड एंड बेवरेजेस का सेक्शन है, तो वहां एक आदमी बैठा ही तो है, वो खाली देख ही तो रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, उसको पकड़ाओ ना कैश मशीन। हाँ, उसको कैश पकड़ाओ, ग्रोसरी वाले में कैश पकड़ाओ, क्लॉथ वाले में कैश पकड़ाओ, अपैरल वाले में कैश पकड़ाओ, वो जो फालतू की चीजें मिल रही हैं, सब्जियां मिल रही, वहां एक कैश काउंटर रखवाओ। अरे इतनी बड़ी जगह, इतने सारे आदमी, हर छोटी सी जगह को दुकान क्यों नहीं बना देते? और इतने के 4 कैशियर रख रखे बेवकूफ सरीके, लाइन में लगे हुए भिखारी सरीके। डिसेंट्रलाइज करो सब। क्या सेंट्रलाइजेशन, क्या सिस्टम का कर रखा है? हर आदमी को वहां इकट्ठा करो।
बाकी तो सब क्या बेवकूफ है दुनिया, यही समझदार है जो ये चिल्ला रहे मेरे सर के लोग। अब सब चिल्ला चोट मची तो मैनेजर आया। मैनेजर ने कहा भाई साहब क्या हो गया? अरे तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा मैनेजमेंट बेवकूफ है, क्या कर रहा था वो आपको समझाएगा। सर ऐसा है कि इतने सारे मेरे डिपार्टमेंट है, 18। इन 18 डिपार्टमेंट पे अगर मैंने कैश की मशीन रखवा दी, है ना, तो जिसके जो सामान बेच रहा है उसी के पास मशीन है। बात खत्म। जिसके पास सामान है उसी के पास मशीन है। यानी अगर वो चाहे तो सामान दे भी दे, और अगर सामने वाले को बोल दे कि आपको मैं बिल बना के दे रहा हूं, उसके अंदर ये सामान की एंट्री नहीं है, और बोले भी ना 32 सामान उसने खरीदे उसमें से 30 की एंट्री करे, और बाकी के कुछ और चार्जेस जोड़ दे और लिख दे, और आर्टिकल वहां से आउट ही नहीं बताए, तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते सर। कैश बहुत वर्नरेबल पॉइंट है, क्लियर कट चांसेस है फ्रॉड के, नहीं हो पाएगा ऐसा। इसलिए हमने ये कहा कि बार कोड रीडर रखो। कैशियर क्या है, हाथ से पंच करने में भी दिक्कत दे देगा। बार कोड रीडर रखो, फ्लिकरिंग लाइट रहती है, वो बार कोड से रीड कर लेती है। और वो बार कोड लगाने वाले लोग अलग हैं, बार कोड लगाने वाले लोग अलग हैं, वहां पर जो स्टोर में चीजें रखी हुई हैं उनके कस्टोडियन अलग हैं, और कैश पर जो आदमी बैठा है वो अलग है। ये 3 ड्यूटीज हमने अलग अलग बांट रखी है, क्योंकि दुनिया का नियम है कि कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिखना मत, कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी जीवन भर याद रखना ये बात। कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी के पास नहीं होनी चाहिए। अगर कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही आदमी के पास रख दी तो मजा ही आ जाएगा। कैश बुक और कैशियर एक साथ हो ही नहीं सकते। स्टोर कीपर और स्टोर इशू और रिसिप्ट करने वाला एक हो ही नहीं सकते। कैशियर और कैश बुक आप साथ में रख दो, जलजला आ जाएगा सर। स्टोर कीपर और स्टोर रिकॉर्डिंग का काम एक ही आदमी को दे दो सर, स्टोर खाली हो जाएगा सर, पता ही नहीं चलेगा आपको। आपने इतना एक्सपीरियंस किया है। मैं उस चीज पे वापस आ रहा हूं। मैकडोनल्ड्स पे जाओ, सोना बाबू बेबी दोनों मैकडोनल्ड्स पे गए। सोना बाबू ने बेबी से पूछा क्या लेगी? आलू, हम्म, आलू टिक्की बर्गर। ओके। सोना बाबू वहां पहुंचा, इधर बेबी ने किसी और को खाते हुए देख लिया, कोई दूसरा बर्गर हेल्दी वाला वेज, कोई और डिफरेंट बर्गर, वो बेबी ने वहीं से बाबू को एसएमएस किया, आई डोंट वांट आलू टिक्की बर्गर, प्लीज हैव अ डबल चीज बर्गर। उधर सोना बाबू सामने वाले को ऑर्डर लिखवा चुका था, आओ वेजी सुप्रीम दे दिया, ठीक है। भाई ने आलू टिक्की का ऑर्डर दे दिया था, उसने आलू टिक्की ऑर्डर पीछे दे दिया था, इतने में इधर से बेबी ने बोल दिया ना वेजी सुप्रीम चाहिए। सोना बाबू का तो धर्म हो गया, वेजी सुप्रीम लेना ही पड़ेगा। उन्होंने उससे कहा भाई साहब बोलो, सर वो ऑर्डर है ना कैंसिल करके वेजी सुप्रीम कर दो। मैकडोनल्ड्स वाला क्या बोलेगा? नहीं हो पाएगा। इधर सोना बाबू है, सोना बाबू ऐसा होने नहीं देगा। नहीं ऑर्डर कैंसिल क्यों नहीं होगा? बोले भाई साहब एक बार ऑर्डर चला गया, ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, कोई तो तरीका होगा ऑर्डर कैंसिल करने का। बोले भाई साहब नहीं ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। सोना बाबू ने उसको बोला इधर, तुमने कभी प्यार किया है? क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। देखो अगर है
तुमको उसकी कसम ऑर्डर बदलना पड़ेगा, और नहीं है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिंदगी भर गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी तुमको, ऐसे ही रहोगे तुम छड़े के छड़े, तुमको चेंज करना पड़ेगा। इतनी सेंटिमेंटल कसम डालने के बाद तो मैकडॉनल्ड्स वाला भी हिल गया अंदर तक। उसने कहा भैया रुक, श्राप मत दे, रुक जा, तेरा कुछ कुछ करता हूँ। सोना बाबू तो मतलब अल्टीमेट, सोना बाबू को तो लेके आना ही है वेजी सुप्रीम, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भैया वो अंदर गया, मैनेजर को बुला के लाया, मैनेजर भी हंसता हुआ आया। मैनेजर ने कहा आप हो भाई साहब, जी क्या हुआ? बोले वो मेरी बेबी को। अच्छा अच्छा ठीक है। मैनेजर ने एक कार्ड स्वाइप किया, उसके बाद जो वो काउंटर पे बंदा था उसने आपका ऑर्डर चेंज कर दिया। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपने पूछा कि भाई साहब थैंक यू सर, भगवान आपको बहुत सारी गर्लफ्रेंड दे। पर आप मुझे ये बताओ कि ये भाई साहब मैनेजर क्यों आए, ये मैनेजर क्यों आए? बोले बॉस ऐसा है, हमारा सॉफ्टवेयर है, मैं कैशियर हूँ, कैशियर जो है उसने अगर एक बार ऑर्डर पंच कर दिया तो वो ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन करने के लिए मुझे अथॉरिटी लेनी पड़ेगी मैनेजर से। वो मैनेजर साहब आए, वो सॉफ्टवेयर के अंदर गए और मुझे अथॉरिटी दी कि मैं इस ऑर्डर को चेंज कर दूं, इसलिए मैं ये ऑर्डर चेंज कर रहा हूं। बेवकूफ है मैकडोनल्ड वाले, पागल है। कस्टमर कितना परेशान हो रहा है, बेबी वहां बैठ के इंतजार कर रही है, तुमको साली अथॉरिटी अथॉरिटी पड़ी हुई है यार, कैसे लोग हो यार तुम? फिर चलो हम लोग, बीबी परेशान है, तुम यहाँ साले जो है ये कंट्रोल और क्या क्या ये अथॉरिटी और ये सब लगा रहे हो नालायक लोग। अरे जो आदमी कैश काउंटर पे बैठा है उसी को पावर दो ना कि तू नहीं है तू ही सुधार ले। फिर वो मैनेजर बोले इधर, भाई साहब आपके कान में एक बात बोलूं, ये जो मैनेजर है, ये जो कैशियर बैठा हुआ है ना, इस कैशियर को अगर मैंने अमेंडमेंट पावर दे दिया ना, तो ये 100 रुपए की चीज आपको बेच देगा, बिल भी 100 रुपए का दे देगा, उसके बाद अमेंड करके उसको 20 रुपए का बर्गर में कन्वर्ट कर देगा और 80 रुपए अपनी जेब में रख लेगा ना, मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा, हम सब बाबा जी हो जाएंगे। आपकी बेबी तो ठीक है, हम तो बाबा ही हो जाएंगे। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मतलब अगर कैशियर को अगर अपन अमेंडमेंट पावर दे दो तो वो 100 रुपए की चीज बेचेगा, बिल भी 100 रुपए का वापस दे देगा, और उसके बाद क्या करेगा, 100 रुपए की चीज को 20 में कन्वर्ट करके 80 रुपए जेब में रख के ले जाएगा। और रोज ऐसे 2-3 बार कर ले तो 250-300 रुपए रोज की तो उसकी ऊपरी कमाई हो जाएगी। बिल्कुल भैया, और वो इन्वेंट्री अलग रिकनसाइल नहीं होगी हमारी, शाम को हम पचते ही रहेंगे कि यार वो मैक वेजी बिका था वो किधर गया, ये तो आलू टिक्की आ रहे। बात तो सही है। तो आपके बर्गर भी काउंट हो जाते क्या? अरे बाबू, बर्गर के जो बेस आते हैं ना उसकी एंट्री होती है कि आज 400 बेस आए थे, और बर्गर के अंदर जो फिलिंग होती है ना उसकी भी एंट्री होती है कि आज 400 फिलिंग आई थी। फिर ये 400 फिलिंग किस किस ऑर्डर में लगी ये भी हमको कंप्यूटर बताता है, और हमको देखने की जरूरत नहीं होती, आखिरी में शाम को हमको पता चल जाता है कि इतने बर्गर सेल हुए। तो यहाँ दिखते हैं कि 350 बर्गर सेल हुए, तो वहां दिखता है कि 50 बेस और 50 फिलिंग पड़ी हुई है। ओ, हम बॉम्बे में बैठ के देखते हैं हमारे सारे हेड ऑफिस वाले कि कितने बर्गर बिके, कितनी बेस है, कितना क्या है। साला तुम तो बैंक हो गए बे, बैंक में नोट की डिटेल रखते हैं कि 100 रुपए के नोट कितने हैं इस ब्रांच में, 20 रुपए के नोट कितने हैं इस ब्रांच में, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये तो सही है। अरे ये छोड़ो, बड़ी बड़ी दुकानें, तुम तो यहाँ चले जाओ अपने, अपन जब बस से कहीं जाते हैं, इंदौर से भोपाल जा रहे, बीच में आ गया डोडी, अब वहां जाओ, सीधे पहुंच जाओ, भाई साहब समोसा दे दो, वो बोलता हो अंकल काउंटर पे जाके पहले पैसे दो,
अबे काउंटर पे बहुत भीड़ लगी है, वहां का जाऊं मैं यार? तू मेरे को समोसा दे दे, पैसे दे के चला जाऊंगा, पैसे खा जाएंगे क्या तुम्हारे? तुम जानते नहीं हो हमको, हमारा नाम सुजल जैन है, इंदौर में नाम चलता है हमारा टेलीग्राम ग्रुप में। 1 मिनट भाई साहब, आराम से। समोसा तभी मिलेगा जब आप वहां जाके पेमेंट करोगे। बॉस, एक बात बता दूं आपको, इंदौर में, पूरे इंदौर में कोई दुकान ऐसी नहीं है जो मेरे को, आपके भाई को बिना पैसे लिए समोसा कचौरी नहीं देते। इंदौर में सिक्का चलता है अपना, और आप कह रहे हो कि यार यहाँ जाऊं और पहले पेमेंट करूं और वहां से स्लिप लाऊं और फिर आपको, ये गलत बात है बॉस, ये मतलब हर्ट कर गई यार भाई साहब, यहाँ पे लग गई यार आज, मतलब इतना अविश्वास यार, मतलब एक समोसे के लिए, मतलब हमारा ईमान क्या, मतलब 5 रुपए का है यार इसकी सिकते सी। तुमको हम दिख नहीं रहे तुमको? रिबॉक के जूते पहने साले, 4,000 के जीन्स पहन रखी हमने साली, 10,000 की, 5,000 का शर्ट पहन रखा है, ये घड़ी अभी लाया हम 25,000 की, तुम यार भारी काम कर रहे हो यार, आईफोन है हमारे पास, 5 रुपए के समोसे के लिए तुम हमको बोलो वहां जाओ? नहीं जाना मेरे को वहां, पहले मैं समोसा खाऊंगा फिर हम। नहीं मिले। तुम हमको भिकमंगा समझ रहे हो, आप अपने आप को समझ रहे हो तो ठीक है, हम बिल्कुल नहीं समझ रहे, हम सिस्टम से जाएंगे। तुम हमको चोट्टा समझते हो सर, आप अपने आप को समझ रहे हो तो ठीक है, हम आपको चोट्टा नहीं कह रहे, पर हम सिस्टम से जाएंगे। जाना पड़ेगा। वहां जाके खड़े हुए, वहां जाके ज्ञान बांटना चालू, ज्ञान बांटने वाले लोगों का क्या, क्या बेवकूफी है ये, एक सज्जन आदमी को एक समोसे के लिए ईमान की परीक्षा देनी पड़ती है। आप क्या क्या ईमानदारी की एग्जाम हो रही है क्या यहाँ पे यार? मतलब हद कर दी यार, 15 मिनट बस रुकती है, 5 मिनट सारा तुम्हारी स्लिप लेने में निकल जाते हैं, फिर वहां यहाँ निकलो, फिर यहाँ से वहां समोसा लेने जाओ, क्या पागलपन है? मैनेजर फिर समझाएगा भाई साहब शांत। अगर मैंने उसी को पावर दे दी कि तू तो एक काम कर, तू तो समोसे बेच, आदमी यहाँ आके पैसे दे जाएगा, तो भाई साहब आपके सरीके ईमानदार बहुत सारे नहीं होते, सब लोग जो है खा लेंगे और चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको पैसे लेने का अधिकार दे दो सर, उसी को पैसे लेने का अधिकार दे दिए तो सर और मजा आ जाएगा, कि वो आपको समोसा देगा, आप उसको पैसे दोगे, और उसके बाद हमको ये दिन भर यही गिनती लगाते रहेंगे, सुबह से कितने समोसे बिके, कितने गए, कितने आए, कितने गए, कितने आए। ऐसा नहीं हो पाएगा, पहले पेमेंट उसके बाद। सर पिछले 10 मिनट से ये जो आप टाइम पास कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो मैं पिछले 10 मिनट से जो है टाइम पास कर रहा हूँ, रेफरेंस क्रिएट कर रहा था, क्योंकि अब मैं 2 शब्द लिखूंगा और जीवन में आप कभी नहीं भूल पाओगे कि मैंने आपको पढ़ाया क्या था। आई वॉज क्रिएटिंग द रेफरेंसेस। किस बात के रेफरेंस क्रिएट कर रहे थे आपको? सिर्फ 2 शब्दों के लिए। इस वर्ड के लिए रेफरेंस क्रिएट किए जा रहे थे, इंटरनल कंट्रोल। ओह, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इंटरनल कंट्रोल। एक एंटरप्राइज अपने यहां पर ही कंट्रोल डिजाइन करती है, कंट्रोल इंप्लीमेंट करती है, कंट्रोल मेंटेन करती है। क्यों? जवाब दो क्यों? अबे इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाना है, जल्दी बताओ यार। आपने तो बताया ही नहीं। अबे बता दिया बे, तुम्हारे दिमाग के अंदर आ गया, वो आ गए सारे आंसर। फ्रॉड एंड एरर को रोकने के लिए, अब मेरे स्टूडेंट को है ना, मेरे स्टूडेंट को ना रटने की जरूरत नहीं है। मेरा स्टूडेंट रटेगा नहीं ये बात। कौन सी बात? बस आ जाओ अपने टेबल पे। ओए यार ये फिर टेबल पे आ गया। यस माय डियर, कम टू टेबल अगेन।
क्या लिखना है टेबल में? उसी टेबल में लिखना है रे बाबा, नहीं नहीं बनाना। एक तो वर्ड्स वाली लिस्ट में ही जा रहा है। बावले लोग अलग ही टेबल बनाने लगे। अरे पगले हो क्या बे? ढीला है तुम्हारा स्क्रू है? पगले। अरे वही टेबल चल रही है रे नालायक। टेबल और अलग से टेबल बना रहे इंटरनल कंट्रोल की। कंट्रोल कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी ओवर इट्स बिजनेस टू डिटेक्ट, prevent and timely correct material misstatement due to fraud or error. सर ये तो जना क्या ही आ गया? Control of an entity over its business to detect. ओए होए, 3 वर्ड लिख डाले सर आपने। जी हाँ, 3 वर्ड लिख डाले। डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड टाइमली करेक्ट। या बिजनेस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू की जगह फॉर कर दें और इसको डिटेक्शन कर दें, इसको प्रिवेंशन कर दें एंड टाइमली करेक्शन कर दें। जैसे लिखना हो लिख लो। Control of an entity over its business for detection, prevention and timely correction of material misstatement due to fraud and error. ए सुनो रे, तुम वहां पे एमएमएस मत लिखा ना, वहां पूरा मटेरियल मिसस्टेटमेंट लिखना, नहीं तो तुम्हारा बनाएगी इंस्टीट्यूट एमएमएस कि ये है हमारा लोल। समझ में आया? लिख लिया क्या? इंटरनल कंट्रोल यानी कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी ओवर इट्स बिजनेस फॉर डिटेक्शन, prevention and timely correction of what? Material misstatement due to fraud or material misstatement due to error. Sure. Okay. ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अब ये कौन? आएंगे आएंगे आराम से, अभी तू मैनेजमेंट ही लिख ले यार, मत लिख, नहीं तो टेंशन ही रहेगा तेरे को। अब ये देखो, आपने लिख के जो मिटा दिया ना, मेरे को इसका ही टेंशन हो जाएगा कि अब ये देखो इसने छुपाया। अरे यार तुरेंदार भाई, शादी मत करना भाई, कितने टेंशन झेलेगा नहीं तो। मैनेजमेंट शुड डिजाइन, implement and maintain the internal control. 6 वर्ड लिख दिए हैं आपने इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड टाइमली करेक्शन। किसका? फ्रॉड और एरर का। इसके लिए इंटरनल कंट्रोल पहले डिजाइन होगा, फिर वो लागू होगा, और खाली लागू नहीं होगा, फुल टाइम मेंटेन भी होगा। पूरी तरह से मेंटेन भी करना पड़ेगा उसको, खाली डिजाइन करने इंप्लीमेंट करने से काम नहीं चलेगा। सत्यम, बिल्कुल सही बात है बेटा, अभी मैं इंटरनल कंट्रोल चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे सब समझाऊंगा आपको। ये जरूरी नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल्स होने के बाद फ्रॉड हो ही नहीं पाएंगे।
एब्सोल्यूट गड़बड़ तो एब्सोल्यूट सेंस में तो मैंने आपको कल ही बता दिया है कि ऑडिट में बहुत कम चीजें एब्सोल्यूट सेंस में होती है। आप इसको भी एब्सोल्यूट नहीं मान सकते हो कि इंटरनल कंट्रोल लगा दिया तो सारे फ्रॉड एंड एरर पकड़ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एब्सोल्यूट सेंस में तो कुछ भी नहीं होता। तो इंटरनल कंट्रोल यानी क्या? कंट्रोल ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर इट्स बिजनेस for detection, prevention, and timely correction of material misstatement due to fraud or error। और मैनेजमेंट को डिजाइन करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल। अब दो चार पांच उजबक दिमाग में लिए बैठे, वही जो दुनिया में सबको, मेरे जैसे लोग जो दुनिया में सबको बेवकूफ समझते हैं लेकिन खुद को सर्वश्रेष्ठ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे लोगों से की बात चल रही, उनके दिमाग में फितूर आ गया। ये आदमी कल कह रहा था कि ऑडिटर ओपिनियन देता है, सर्टिफिकेट नहीं देता, और ओपिनियन पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। अब ये आदमी आज कह रहा है कि इंटरनल कंट्रोल लगाने से फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट, प्रिवेंट और टाइमली करेक्ट होते, पर 100% नहीं होते। तो फिर ये व्यवस्था लगाने का कोई मतलब ही नहीं, ऑडिट करवाने का क्या मतलब है जब तुम फ्रॉड एंड एरर रोक ही नहीं सकते? इंटरनल कंट्रोल लगाने का क्या मतलब है जब तुम फ्रॉड एंड एरर रोक ही नहीं सकते? तो पुलिस रखने का क्या मतलब है जब यहाँ मर्डर होते रहते हैं? हॉस्पिटल का क्या मतलब है क्योंकि यहाँ डेथ होती रहती है? वैक्सीन का क्या मतलब है जब लोग तो कोरोना से फिर भी मर रहे हैं? तुम ऐसे ही रहोगे निगेटिव। कम तो होता है ना? नहीं, कम नहीं, हमको पूरा ही चाहिए। तुम रहने दो बेटा, हम रिड्यूस कर रहे हैं। सत्यम का तो फ्रॉड हो गया, पीएनबी का घोटाला हो गया, ऑडिटर ने क्या उखाड़ लिया, ऑडिटर को रखा क्यों? तू रहने दे भाई। 100% एब्सोल्यूट कहीं कुछ पॉसिबल नहीं है, रोक ही सकते हैं। नासा के कंट्रोल भी फेल हो गए थे, वो हमारी कल्पना चावला ऊपर गई, आ ही नहीं पाई नीचे। क्या करें? होते हैं यार, गड़बड़ होती है, तो इसका मतलब ये कि कोई गड़बड़ हो तो आगे ही मत बढ़ो। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग एब्सोल्यूट चीजों को समझना चाहते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स, और ये वही माइंड होते हैं जो मैथमेटिकल माइंड होते हैं। इनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए। इनको ऐसे ही सेंटेंस चाहिए जिनमें अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्यों भी ये ऐसा ही क्यों होता है, बोले बस होता है। वहां इन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया, यहाँ इस गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं आके। जब इंटीग्रल कैलकुलस इनको पढ़ा है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डी बाई डी एक्स, इनने कभी प्रॉब्लम नहीं उठाई क्योंकि वहां संपत्ति बैठी ना इनको। तो वहां इनने कहा जो बोल रहा है वो कर लो यार। अब यहाँ आके जो है ऐसी करा रहे, बताओ मतलब ये क्यों कर रहे हो और वो क्यों कर रहे हो? अरे बावलो, जब बताया तुमको कि ये हो रहा है तो हो रहा है, बात खत्म हो गई, बड़े आगे। और यहाँ लॉजिक भी दे रहा हूं मैं, पर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन उन सब चीजों में सेटिस्फाइड थे। इंटू इक्वल टू 12 बार दबाने में सेटिस्फाइड आदमी, ये नहीं घुस के देखा कभी कि कैसे आया। वहां सेटिस्फाइड है, यहाँ नहीं है। बड़ा कितने पक्षपात पूर्ण काम करते हो आप लोग मेरे साथ। या लॉजिक बताते हो तो लॉजिक नहीं समझने को तैयार। सो इंटरनल कंट्रोल is a control of an entity over its business। देखो हर जगह कंट्रोल है। अब आप आज के बाद जब भी कहीं घूमोगे अनलॉक होने के बाद, तो ये मान के चलना कि हर जगह आपको इंटरनल कंट्रोल मिलेगा, मिलेगा। वो आप फील करोगे, इंटरनल कंट्रोल, यस वी रिस्पेक्टेड, लीजिए सर। आप जाके देखो, कहीं भी जाओगे, किसी भी सुपरमार्केट में, अब आप जिस सुपरमार्केट में खड़े होगे, जिस पोहे की दुकान पे खड़े होगे, सेलिब्रेशन जाओगे, श्री माया जाओगे, आपको फटाक से मैं याद आऊंगा, इंटरनल कंट्रोल है, वेरी गुड, यस दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल, वी हैव टू फील इट। रेफरेंस आ गया। अब अपन इंटरनल कंट्रोल रटने वाले नहीं है। इंटरनल कंट्रोल मीन्स कंट्रोल ऑफ एंटिटी over its business for detection, prevention, timely correction। रटना ही नहीं है सर, डिटेक्शन होता है। डिटेक्शन का मतलब होता है खोजना,
प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, और टाइमली करेक्शन मतलब मिल जाए तो उसे सही कर। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा है ना? वो भी इंटरनल कंट्रोल है। वो क्यों इंटरनल कंट्रोल है? बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर इंटरनल कंट्रोल। ओ अच्छा। अरे तुमने वो पढ़ा है ABC कंट्रोल मटेरियल? ABC कैटेगरी के मटेरियल होते हैं। तो तुमने वो पढ़ा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जिसमें बिन कार्ड रखे जाते हैं? पढ़ा है? अच्छा तुमने वो पढ़ा है मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल? पढ़ा है? हाँ, सब इंटरनल कंट्रोल है। ओ सब इंटरनल कंट्रोल। यस। अब देखो मेरी नजर से उन सब सब कंट्रोल ही। मिनिमम लेवल हो, मैक्सिमम लेवल हो, रीऑर्डर लेवल हो, डेंजर लेवल हो, भाई कंट्रोल है भाई। एरर नहीं होनी चाहिए कि इन्वेंट्री नहीं है और ऑर्डर ले लिए, ये भी तो एरर है कि स्टोर में मटेरियल नहीं है और इधर ऑर्डर ले लिए। हाँ वैक्सीन हो गया है तो। इंटरनल कंट्रोल, बैंक रिकंसिलिएशन इंटरनल कंट्रोल। ABC है, ए इन्वेंट्री पे बेहतरीन कंट्रोल होता है, बी पे मॉडरेट होता है, सी तो खुले में ही पड़ी रहती है। मैंने कहीं पढ़ी थी ए इन्वेंट्री, बी इन्वेंट्री, सी इन्वेंट्री, तो कहीं नहीं पढ़ी थी, उन सब ने तुमको इसीलिए पढ़ाई थी कॉस्टिंग। ए इन्वेंट्री कौन सी होती है? जो वैल्यू में बहुत ज्यादा होती है, क्वांटिटी में बहुत कम होती है। बी मॉडरेट होती है, वैल्यू और दोनों में बराबर। सी भरपल्ले से वॉल्यूम में होती है, वैल्यू बहुत कम होती है। दैट्स इट। तो ये सब कंट्रोल्स। तो आज हमने एक बहुत जबरदस्त टॉपिक पूरे पूरे 1 घंटे में नहीं, 50 मिनट में समझा है। और ये समझना बहुत जरूरी था क्योंकि एक पूरा चैप्टर है। अब उस चैप्टर में सारे रेफरेंसेस हमेशा काम आएंगे। चलिए, सो इंटरनल कंट्रोल के बारे में डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड टाइमली करेक्शन एंड डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन इंटरनल कंट्रोल होता है। अब बढ़ते हैं और आगे। अरे समझ में तो आ रहा है ना? बदनाम है ये आदमी इसलिए कि इसको ऑडिट पढ़ाना नहीं आता। देख लेना जरा आराम से। आ रहा है ना? नहीं बदनाम है अपन, ध्यान रखना। नाउ सो इंटरनल कंट्रोल के बाद आगे बढ़ते हैं, एक और कंसेप्ट पे आते हैं। अब जरा आगे बढ़ जाओ। मजा तो उनका आएगा जिन्होंने पेन ड्राइव लिए है। ऑडिट देर से शुरू होगा, अपन अपना पहले निपटा लो। अब आगे इंटरनल कंट्रोल के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक अलग लेवल पे जाता है। अब अपन टेबल से बाहर आ गए हैं, जहां अपन ने ऑडिट की डेफिनेशन ली थी उसके आगे आने वाले हैं अपन, वेरी केयरफुली। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। बनाना है ये ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ऑन द बेसिस ऑफ
नहीं। दिन के 15 मिनट ऑडिट के लिए कब से शुरू करने हैं? कुछ नहीं, शाम को बैठ के 5 मिनट मैंने जो पढ़ाया बस इसको एक बार और रिवाइज कर लिया करो, बस इतना ही करो अभी तो आप। पहले ये चार्ट बना। डन। चले आगे। अब एक बात बताओ, अभी अपन ने इंटरनल कंट्रोल पढ़ा। अगर इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन कर दिया जाए, इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट कर दिया जाए और उसे मेंटेन किया जाए। अब मैनेजमेंट बोलता है यार भाई साहब, हम इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन कर दें, हम इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट कर दें और हम इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करें, बार बार उसको टेस्ट करके देखें सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो भाई साहब बिजनेस कब करेंगे? यार एक बार डिजाइनिंग में हमारी जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन में भी हमारी जरूरत है। अब एक आदमी ऐसा दे दो जो पूरे टाइम ये चेक करके देता रहे हमको कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो सही चल रहा है, उसमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है, कौन कौन इंटरनल कंट्रोल फॉलो नहीं कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल फॉलो नहीं करने के कारण कहाँ कहाँ फ्रॉड हो गए। मतलब मैनेजमेंट ये चाहता है कि एक ऐसा आदमी अपॉइंट हो जो हमारी इंटरनल नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, और इंटरनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसे हम इंटरनल ऑडिटर कहेंगे।
डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, अभी कंसेप्ट समझ रहे। इंटरनल कंट्रोल को कंटिन्यूअसली क्रिटिकली एग्जामिन करके उसके ऊपर अपने ओपिनियन देना, उसमें सुधार करवाना, उसको बदलवाना, उसकी वीकनेस को दूर करना, उसकी वीकनेस को सामने लाना, उस वीकनेस के कारण क्या फ्रॉड एंड एरर हो गए हैं, क्या हो सकते हैं, ये मैनेजमेंट को बताना, इन सब का काम करने वाले बंदे को इंटरनल ऑडिटर कहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं कि सर आप हमारे इंटरनल कंट्रोल के इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन और मेंटेनेंस पर अपने फ्रीक्वेंट ओपिनियन दो। हर महीने आओ, सब चीजें चेक करो, अकाउंटिंग सही चल रही है कि नहीं, परचेज सही हो रहा है कि नहीं, सेल सही हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन सही हो रहा है कि नहीं, चोरी चकारी तो नहीं हो रही है कहीं, बस आप ये चेक करते रहो। तो एक ऐसा ऑडिटर जो सिर्फ इसलिए अपॉइंट हुआ है क्योंकि उसका सिर्फ एक ही यूजर है और वो यूजर है खुद मैनेजमेंट। आर यू गेटिंग मी? एन ऑडिटर appointed to satisfy the internal need of management is known as internal auditor. लेकिन what is external audit? What is external need? External need क्या है? एक आदमी ने जिसका टर्नओवर 50 लाख था, प्रोपराइटर था, बैंक में गया, पैसे लोन दे दो, बैंक ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ। हमने कहा सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन क्यों नहीं है? अरे सर 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर नहीं गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन तय को चाहिए, मेरे को ऑडिट करवाना ही नहीं था। अब बैंक बोल रही है ना, जाओ पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसका ऑडिट करवा के आओ, तभी तुमको लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब ये ऑडिट ये प्रोपराइटर अपनी इंटरनल नीड के लिए कर रहा है कि एक्सटर्नल नीड के लिए कर रहा है? ये ऑडिट किसके लिए जरूरी है? उस बंदे के लिए जरूरी है कि वो बैंक जिसको लोन देना उसके लिए जरूरी है? उसके लिए जरूरी है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक प्रोपराइटरशिप कंसर्न को एक पार्टनरशिप कंसर्न ने टेक ओवर करना चाहा। जब प्रोपराइटर को बोला कि भाई तेरे को हम टेक ओवर कर रहे हैं, तेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज बता दे, और कोई लाइबिलिटी तो छुपा तो नहीं रहा है, बोला नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं छुपा रहा हूँ, एक काम कर तेरी बैलेंस शीट का ऑडिट करवा के दे। उसने कहा भाई साहब ऑडिट तो हमारा होता ही नहीं है। बोले हम कह रहे हैं ना करवा के दे। अगेन जनरल एक्सटर्नल नीड। एक पार्टनर एक एंटिटी में आना चाहता है, एक फर्म में, फर्म से उसने पूछा भाई साहब कैपिटल कितनी लानी है? बोले बेटा कैपिटल तो तेरे को 1 करोड़ लानी, लेकिन 25 लाख प्रीमियम लानी गुडविल के। सामने वाला बोल रहा भाई साहब 1 मिनट, 1 करोड़ कैपिटल का हिसाब भी दे दो और 25 लाख की गुडविल भी दे दो, आपकी बैलेंस शीट दो। हमने बैलेंस शीट दी, ऑडिट नहीं है। हाँ, अब फिर पहले ऑडिट करवाओ यार, ऑडिटर जब बोलेगा कि ये सही है तो लाऊंगा मैं 1 करोड़ 25 लाख, नहीं तो मैं तो नहीं ला रहा। अब इनको ऑडिट इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि बाहर वाले बंदे चाहते हैं। तो बाहर वाले बंदों को अगर चाहने से आप ऑडिट कर रहे हो तो ऐसे ऑडिट को अपन कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ऑडिट। अब सुनिए, कई बार ये एक्सटर्नल कई बार ये एक्सटर्नल नीड जो है वो स्टेचुटरी नीड होती है। समटाइम्स दिस एक्सटर्नल नीड इज अ स्टेचुटरी नीड, मीन्स भाई साहब सेक्शन 44 AB पढ़ी क्या?
इनकम टैक्स एक्ट की कल ही पढ़ी। जिस भी बंदे की ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ रुपए के ऊपर चली जाएगी, उसका रिटर्न तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ऑडिट करके नहीं दे देता। और ऑडिट रिपोर्ट जाएगी 3CB 3CD में, 3CA 3CB 3CD फॉर्म में। याद आया? किसने नेसेसिटेट किया टैक्स ऑडिट? इनकम टैक्स एक्ट ने। बिना टैक्स ऑडिट के रिटर्न ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और अगर टैक्स ऑडिट नहीं भरा, 1 लाख रुपए की पेनल्टी है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाई तो। अरे नहीं हुआ तो भी सुन लेना नवीन अंसारी, क्या दिक्कत है तेरे को नवीन असेरी? नहीं हुआ, नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो मैंने जो बताया उतना तो समझ में आ रहा है ना कि भाई सेक्शन 44AB ने कहा तुम्हारा रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर तुमने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं भरी। नहीं हुआ, नहीं। अरे नहीं हुआ से क्या मतलब है भैया? यहाँ पे जो बात सिंपल है। अभी मैं बोलूं शादी शादी, तब तो नहीं बोलेगा नवीन की नहीं नहीं शादी की बात मत करो, हमारी नहीं हुई। अरे उसमें तो बहुत रस आता है तुमको, वो भी तो नहीं हुई अभी। नाउ 44AB टैक्स, ओके, तरुण सर ने पढ़ाया। First auditor should be appointed by the company within 30 days from the date of incorporation. At each annual general meeting, auditor shall be appointed by the shareholders. बहुत बढ़िया। तरुण सर को मैंने बोला था आप एक बार पढ़ा दो, क्योंकि क्या फर्स्ट ग्रुप वालों को मैं नहीं पढ़ाता हूँ ना, सेकेंड ग्रुप वालों को तो कंपनी ऑडिट में कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि 10 दिन तो मैं पढ़ाऊंगा। वही चीज जो तरुण सर ने पढ़ाई वही मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको मेरे को ऑडिट के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके। तो पहले आपने पढ़ लिया तो मजा ही आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, सबसे आखिरी में उसको निपटाएंगे। 44AB टैक्स ऑडिट, सेक्शन 139(6), सेक्शन 139(1), इसके पहले एनुअल जनरल मीटिंग की सेक्शन कौन सी है? 96। क्या कहती है? एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होना चाहिए? 4 बिजनेस होते हैं ना, उसमें एक एडॉप्शन ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स होता है, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है। अरे नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, ब्याह भी नहीं हुआ अभी तो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो चीजें हैं, ये स्टेचुटरीली जरूरी है। स्टेचूट कहता है कंपनी में कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करो। अभी जीएसटी आएगा, उसमें GSTR 9C समझाएंगे सर, जिसको बोलते हैं जीएसटी ऑडिट, सेक्शन 64 समझाएंगे कहीं ना कहीं। अरे नहीं हुआ होगा, हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो? बोल रहा हूं ना मैं, हो जाएगा। नहीं हो तो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लिया करो। जीएसटी ऑडिट मतलब सर पागल हो गए क्या? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना टैक्स ऑडिट इनकम टैक्स के अंदर कराएगी, कंपनी ऑडिट कंपनीज एक्ट के अंदर कराएगी, जीएसटी ऑडिट जीएसटी एक्ट के अंदर कराएगी, तो 3 ऑडिट होंगे कंपनी है। यस, एक कंपनी, हाँ, 3 ऑडिट, हाँ, ज्यादा नहीं हो रहा है? मुझे भी लगता तो कई बार ऐसा है कि बहुत ज्यादा है भारत में, पर 3 की अलग अलग फीस लगती। गलत है ना सर, एक व्यापारी पे इतना सारा बोझ डालना। लगता तो मेरे को भी है, पर अपना धंधा है, क्या करें। इनमें डिफरेंस क्या है? एक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनकम टैक्स के हिसाब से देखा जाता है, 10,000 रुपए से ऊपर की कैश पेमेंट पकड़ लो, टीडीएस नहीं काटा है तो उसको पकड़ लो, ऐसे काम करना पड़ते हैं टैक्स ऑडिट में। कंपनी ऑडिट में क्या करना पड़ता है? कंपनी ऑडिट में देखना पड़ता है भाई साहब रिलेटेड पार्टी को तो नहीं बेच दिया, लोन वोन तो नहीं ले लिए, डिपॉजिट डिपॉजिट तो नहीं ले लिए,
जीएसटी ऑडिट में क्या देखना पड़ता है? वहां ये देखना पड़ता है गलत आईटीसी क्रेडिट तो नहीं ले ली, जीएसटी प्रॉपर पे किया कि नहीं। सर एक ही ऑडिट बना दो ना, सब उसी में देख लेंगे। अरे नहीं दादा, 3 अलग अलग एक्ट है, 3 अलग अलग अथॉरिटी है, 3 अलग अलग अथॉरिटी 3 अलग अलग रिपोर्ट मांगती, तब जाके मानती, करना ही पड़ता। आप तीनों ऑडिट करते हो? नहीं, मैं सारे ऑडिट करता हूँ, जिस भी के आगे लगा रहता है ऑडिट वो करना ही पड़ता है। तो मतलब आपको अगर ऑडिट करना है तो आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। यस, इसीलिए पढ़ा रहे हैं आपको। इनकम टैक्स इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि टैक्स ऑडिट करना है, नहीं तो टैक्स ऑडिट करोगे कैसे? कंपनीज एक्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कंपनी ऑडिट करना है, तो कंपनी का ऑडिट करोगे कैसे? जीएसटी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जीएसटी ऑडिट करना है, जीएसटी ऑडिट करोगे कैसे? जितने सब्जेक्ट्स में ऑडिट होते हैं ना, उतने तो सब तुमको पढ़ाए जा रहे हैं। अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी होता है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जब होगा, वो आपको चार्टर अकाउंटेंट बनने के बाद एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना पड़ेगा, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, डीसा। वो डीसा करोगे तब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट भी करना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के जीवन में कुछ हैपनिंग नहीं है क्या? बस ये पढ़ाई पढ़ाई है? लगता तो मुझको भी ऐसे ही। चलिए आगे बढ़े। गुड। तो 1 मिनट, कौन कौन से ऑडिट पढ़ लिए? कौन कौन से ऑडिट पढ़ लिए? 1 मिनट। पहला पढ़ा, इंटरनल नीड। इंटरनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा ऑडिट? इंटरनल ऑडिट। जनरल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा ऑडिट? एक्सटर्नल ऑडिट। स्टेचुटरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सा ऑडिट? लिखा नहीं है, आप नीचे लिख लो, स्टेचुटरी ऑडिट। सर मेरे को स्टेचुटरी बोलते ही नहीं आता, मैं स्टेस्टिशरी कर रहा हूं। तो तू वही कर ले, लिख सही देना, बस बोलना बोलना ठीक है। अरे जीबान तो साफ करो साला, स्टेचुटरी बोलते नहीं आता तुमको तो क्या काम का? आधे से ज्यादा लोग स्टेटिस्टिक्स ऑडिट बोलते हैं, और कुछ लोगों ने क्या किया कि जैसे स्टेटिस्टिक्स को स्टेट बोलते हैं, ऐसे इसको भी स्टेट ऑडिट बोलते हैं। अब तुमको जैसे ही तुम्हारी सीए फ्रेटर्निटी में कोई बोलता हुआ दिखे स्टेट ऑडिट, मतलब समझ लेना इसको स्टेचुटरी बोलते नहीं आता, स्टेटिस्टिक्स ऑडिट बोलते हैं। चले आगे। कितने ऑडिट पढ़ लिए? इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, स्टेचुटरी ऑडिट। अब मेरा स्क्रीन लटक गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी, मैं इसको बंद करके चालू करूं। उधर वाले पार्ट पे, चार्ट के उधर वाले पार्ट पे 3 ऑडिट और लिखा है। कौन कौन से? कॉन्करेंट और कंटिन्यूअस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, फाइनल। अच्छा, ये ऑडिट जो थे ये किस बेसिस पे थे? नीड बेसिस पे। वो ऑडिट जो है वो किस बेसिस पे? फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे, पीरियोडिसिटी की बेसिस पे, टाइम की बेसिस। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छोटी सी कोई ब्रांच ले लो, छोटी सी भी कोई ब्रांच ले लोगे तो उसमें 5,000 ट्रांजेक्शन रोज के होंगे, कम से कम 5,000 ट्रांजेक्शन रोज के। अब ऐसी एंटिटी का अगर एनुअल ऑडिट करने जाएंगे तो गलतियां उतनी अच्छे से पकड़ में नहीं आएंगी। एनुअल ऑडिट तो अपनी जगह है, लेकिन मैनेजमेंट चाहता है कि रोज के रोज जो गलतियां हो रही वो ना हो, तो मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं कॉन्करेंट ऑडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसका स्टाफ रोज बैठता है जाके बैंक, कल के ट्रांजेक्शन आज चेक कर देता है, परसों के कल कर देता, लाइक दैट। कई बार वीकली भी होता है, कई बार फोर्टनाइटली भी होता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। कॉन्करेंट ऑडिट का फायदा क्या है? सर जैसे ही गलतियां होती हैं उसके अगले 2-3 दिन में ही पकड़ में आ जाती है, जैसे ही फ्रॉड होते हैं 2-4 दिन में ही पकड़ में आ जाते हैं। तो ये कॉन्करेंट ऑडिट। नॉर्मली ये इंटरनल ऑडिट ही होता है। हाँ, कोई बाहर वाला क्यों आपके रोज ऑडिट करवाएगा?
नहीं तो सर एक बात बताओ, मतलब इंटरनल ऑडिट है कि कॉन्करेंट ऑडिट है? अब मैं तेरे से पूछूं तू लड़का है कि इंग्लिश मीडियम वाला है, क्या जवाब है तेरे पास? कोई एक बात कर, लड़का है कि इंग्लिश मीडियम का है? अब आदमी बोले लड़का बोलूं कि इंग्लिश मीडियम का, मैं तो दोनों हूं। अबे गधे, दो अलग अलग चीजें हैं ना। जेंडर के हिसाब से तो लड़का है, मीडियम के हिसाब से तो इंग्लिश मीडियम का है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि नीड के हिसाब से वो इंटरनल ऑडिट है, पीरियोडिसिटी के हिसाब से उसको कॉन्करेंट ऑडिट बोलते हैं। कोई एक बोलो, काय को बोलो कोई एक, पागल है क्या? आगे। अच्छा तो मतलब ये कॉन्करेंट ऑडिट होता है। इसके नुकसान क्या है? बहुत महंगी व्यवस्था है। महंगी क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका स्टाफ रोज तुम्हारे यहाँ, हाई फीस। कितनी फीस रहती है सर कॉन्करेंट ऑडिट की? मिनिमम 25 से 30 हजार रुपये महीना जो है कॉन्करेंट ऑडिट की फीस रहती है। 30,000 रुपीज पर मंथ तो मिनिमम रहती है। कॉन्करेंट ऑडिटर 30,000 रुपये महीना तो लेगा एक ब्रांच का। हाँ, ऐसे कितनी ब्रांच कर सकते हो? कितनी भी कर सकते हो, आपके स्टाफ पे डिपेंड करता है। आर्टिकल कॉन्करेंट ऑडिट करता है, आर्टिकल ही कॉन्करेंट ऑडिट करता है। बॉस तो बीच बीच में जाके देखता है कि क्या कर रहा है। हाँ, ओके। सर एक बात बताओ, प्रैक्टिस में कितने क्या कमाई है? देखो यार, 5 साल में आप 1 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर देते, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में 40% का मार्जिन तो है मिनिमम। उसके बाद बढ़ते जाओ आगे, कौन रोक रहा? चलिए आगे बढ़े ना। इंटरिम ऑडिट क्या होता है? सर रोज रोज ऑडिट नहीं करवाना है, मंथली करवा लेंगे, बाय मंथली करवा लेंगे, क्वार्टरली करवा लेंगे, तो उसे इंटरिम ऑडिट कहते हैं। जिन लोगों को कॉन्करेंट ऑडिट की जरूरत नहीं होती वो लोग इंटरिम करवा लेते हैं। एंड व्हाट इज फाइनल ऑडिट? दादा तुम्हारी बैलेंस शीट बनने के बाद, तुम्हारी बैलेंस शीट बनने के बाद जो ऑडिट होगा, अब तुमने बैलेंस शीट सही बनाई कि नहीं, पीएनएल सही बनाया कि नहीं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सही है कि नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है कि नहीं, नोट्स द अकाउंट सही है कि नहीं, उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही तरीके से तुमने फॉलो किए कि नहीं, ऐसे ऑडिट को कहा जाएगा फाइनल ऑडिट। तो कितने ऑडिट हुए? 3 अलग अलग हुए। इंटरिम ऑडिट, पहले तो हुआ कॉन्करेंट ऑडिट, दूसरा हुआ इंटरिम ऑडिट, तीसरा हुआ फाइनल ऑडिट। ये तीनों आपके मॉड्यूल से उड़ा दिए गए, जबकि ये कंसेप्ट पहले मौजूद थे, पर ये 3 कंसेप्ट उड़ा दिए गए। ये इंटरनल और एक्सटर्नल और स्टेट्यूटरी का डिफरेंस भी आपके मॉड्यूल में क्या मालूम कहाँ घुसा दिया। टाइप्स ऑफ ऑडिट में जब आपको मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि बेटा ये कहाँ से कॉपीड है, वो कॉपीड है, तो आप मत टेंशन लो। इंटरिम ऑडिट मतलब कॉन्करेंट और फाइनल के बीच का, मतलब रोज रोज नहीं करना है, नॉट मोर फ्रिक्वेंटली, बट यस during the period. Either you can go for bi-monthly audit or you can go for quarterly audit or you can go for half yearly audit, तो हम उसको बोलते हैं interim audit। और final audit कब होता है? When the financial statements are ready, then it will become final audit। So we have 3 different audits। So classification of audit के अंदर आपको मिल रहे हैं external audit, स्टेट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, और उधर आपको मिल रहा है कंटिन्यूअस ऑडिट या कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। इज दैट क्लियर? अब मैं एक सेंटेंस आपको लिखवाना चाहूंगा, जरा लिख लो अपना पॉइंटर बना के। मेरा बोर्ड हैंग हो गया है, आप पॉइंटर बना के लिख लो और फिर मुझे बताओ कि वो सही बोल रहा हूं मैं कि नहीं बोल रहा हूं। एवरी स्टेट्यूटरी ऑडिट
अपने सिलेबस में सारे ऑडिट है बेटा अमन। एवरी स्टैट्यूटरी ऑडिट is external audit. Every statutory audit is an external audit, but every external audit is not statutory audit. Every statutory audit is external audit, but every external audit is not statutory audit. बिल्कुल सही, it is true. ये पहला ट्रू फॉल्स अलर्ट है आपके लिए। दूसरा ट्रू फॉल्स अलर्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, मतलब मैं बोलूंगा और आप बोलोगे सर इसमें बोलने की क्या जरूरत थी, तो हमको पहले से ही मालूम था। When bookkeeping ends, लिख लो, when bookkeeping ends, accounting starts, and when accounting ends, auditing starts. When bookkeeping ends, accounting starts, and when accounting ends, auditing starts. ये भी ट्रू है। ये दो सेंटेंस इंपॉर्टेंट है जो हमने लिख लिए। इज दैट क्लियर? अब आज ज्यादा आगे बिना बढ़ते हुए अपन इसको यहीं रोक देते हैं, क्योंकि अभी मेरे को सॉफ्टवेयर रिबूट करना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम, कोई मतलब नहीं। 5 मिनट आराम से गुजार लो। उसके बाद कौन आ रहा है तुमको पढ़ाने? नाटा से, बस बढ़िया है, पढ़ो। और कोई डाउट किसी को किसी टाइप का तो पूछ सकता है। एनी डाउट्स? जीएसटी ऑडिट के नीचे क्या लिखा है? सेक्शन 64 लिखी थी। और इंटरिम ऑडिट बता दो। अरे बाबा, इंटरिम ऑडिट मतलब साल में निश्चित अंतराल में जब अपन ऑडिट करते हैं तो इंटरिम ऑडिट कहलाता है। कल वाले टेली क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मिस स्टेटमेंट आएगा, अनफेयर वैल्यू थोड़ी आएगा, मिस स्टेटमेंट। जीएसटी ऑडिट के नीचे क्या लिखा है मैंने बता दिया। इंटरिम ऑडिट वो भी बता दिया। चलिए, तो बाकी बात कोड बताओ, कौन सा कोड बताऊं? अच्छा, NFYKO कोड था। बैंक ऑडिट भी होता है ना, होता है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बैंक ऑडिट होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बैंक ऑडिट होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट होता है, इंडियन ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट का ऑडिट होता है। ये आपको अभी कुछ भी मॉड्यूल से नहीं पढ़ना है, मॉड्यूल से पढ़ाना भी चालू करूंगा मैं, मत टेंशन लो। चलो, तो बाकी की बात करते हैं अपन कल। बाय।